हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन होंगे। तो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी दे रहे हो, इसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड्स में कोई किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा, अगर वो भी पीजीटी या टीजीटी की तैयारी करें, तो ये चैनल आप उनको भी ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सावरकर के अनुसार वे तीन बंधन हैं जो हिंदुत्व को जोड़ता है। वो कौन सा तीन बंधन है जो हिंदुत्व को जोड़ता है? तो उन्होंने बोला था क्षेत्रीय, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। ये जो है ये हिंदुओं को जोड़ता है। ठीक है, द हिंदुत्व उनकी फेमस बुक है। 1923 में हिंदू पद, ये वाला भी इनकी 25 में है, हिंदू पदशाही। ठीक है, 1925 में, ये 1923 में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो जो सहभागी लोकतंत्र का है वो रूसो से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन थर्ड, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा की है? जो मानव मन है उसकी जो क्रियात्मकता है उसका वर्णन किसके रूप में किया है? तो उस देखते हैं, गुफाओं के रूप में किया है, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी के द्वारा, प्लेटो ने किया है। तो प्लेटो की पुस्तक सबको पता होगी, रिपब्लिक में मन की क्रियात्मकता का वर्णन अपने तीन प्रमुख सिद्धांत, गुफाओं का सिद्धांत, विभक्त के रूपक का सिद्धांत, रूप का सिद्धांत। तो अगर ये क्वेश्चन तो आ गया, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा, ये तीनों सिद्धांत के नाम दे दिया जाएगा और एक अलग दे दिया जाएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित है, 1 2 2 3 ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। तो ठीक है, ये तीनों सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो प्लेटो से रिलेटेड है। अगला, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो ये अंबेडकर ने माना, वी आर अंबेडकर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, जॉन डॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। तो उनके न्याय के सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? उदारतावादी है अथवा समुदायात्मकता, समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? ये किए हैं एम एन रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला है, ये नव मानवतावाद से जुड़े हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया है? ठीक है, प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच में अंतर किसने किया है? तो ये मार्क्स ऑप्शन है, लेनिन है, माओ है और एम एन रॉय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माओ। अगला है, मैच करना है, बुक्स है और ये थिंकर्स इधर हेल्ड है, लिवली है, मैकफर्सन है, सी पैटमैन है। तो रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? मैकफर्सन की। तो सबसे पहले मैं सी में 4 लगाऊंगी। अगर मुझे एक भी पता होता तब भी इसको आप सही कर सकते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, बाकी सारे हम मैच करते हैं। डी हेल्ड का है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप नोट डाउन कर लेना। जे लेवली का है, बी में है आपका डेमोक्रेसी, और पैटमैन का पी से पार्टीशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। अगला, ये कब का बुक है ये भी देख लो, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी 1987 की है। फिर है द रियल वर्ल्ड 65, और ये है
70। ये भी स्व तत्व मूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना सी मैकफर्सन के द्वारा जुड़ी है और सृजनात्मक स्वतंत्रता भी मैकफर्सन की संकल्पना है। ये दोनों मैकफर्सन से जुड़ा हुआ विचार है। अगला है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनुच्छुक लोकतंत्रवादी है क्योंकि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है। नहीं, ऐसा नहीं है, ए सही है बट आर इज मतलब आर गलत है, उसका रीजन गलत बोल रहा है। अगला है महत्व है और सिद्धांत, किस सिद्धांत से क्या जुड़ा मतलब महत्व है। सुरक्षा है, स्वाधीनता है, स्वास्थ्य एवं न्याय है, नहीं व्यवस्था एवं न्याय है और कल्याण है। ठीक है, और इस साइड है देखिए उदारतावाद है, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यथार्थवाद है और अंतरराष्ट्रीय समाज है। तो इसमें इसको एलिमिनेट किया गया होगा क्योंकि इस प्रकार कोई नहीं है, तो चलो इसको तो हम ही इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह है आपका एक कथन है, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये आपको बताना है। कथन बोल रहा है हर व्यक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, तथा हर ज्ञान मौजूद शक्ति संबंध पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और इनके जो थिंकर हैं उत्तरा डेरिडा फूको हैं, प्रसिद्ध है, नॉलेज इज द पावर। देखो हर व्यक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक तथा हर ज्ञान मौजूद शक्ति संबंध पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। यह कथन उत्तर आधुनिकता उपागम से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि शांति व्यक्ति विशेष या संस्था के बजाय शरीर की कोशिकाओं की भांति सर्वत्र विद्यमान है। प्रमुख वादी, ठीक है, ये इनका याद रखना, ये डेरिडा किससे जुड़े हुए हैं, उत्तर आधुनिकतावादी विचार। अब है देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर वाद विवाद के सही अनुक्रम को पहचानना है। मतलब थिंकर जो इसके बारे में बोले हैं उनको सही अनुक्रम में देखो। राजनीतिक सिद्धांत के हास्य पर डेविड स्टर्न, राजनीतिक सिद्धांत पर डहल, R.A. डहल, राइमर का राजनीतिक डॉग हाउस, राजनीतिक सिद्धांत पर पीटर लास्लेट। तो इसमें सबसे पहले को आप अगर पता होगा तो सबसे पहले में हम क्या रखेंगे, डेविड स्टर्न रखेंगे और सबसे बाद में हो जाएंगे आपके ये राइमर, ठीक है, थर्ड वाला। तो इससे हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट में हो जाएगा आपका डेविड स्टर्न, सेकेंड में हो जाएंगे पीटर लास्लेट, फिर हो जाएंगे डहल, फिर सबसे बाद में राइमर। ठीक है, और डेविड स्टर्न की बुक काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी बार पूछा जाता है, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और इसमें से विकल्प भी दिया हुआ 1 2 3 क्या है। तो देखो पहला कथन है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। बोला जाता है वहाँ का संसद इतना पावरफुल है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष के स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ चेंज कर सकता है। तो वो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करती है, ये भी आप जानते होंगे। जैसे हमारे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करते हैं तो वैसे वहाँ पे भी है मतलब। अगला है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना था, थर्ड को एलिमिनेट करना था। ठीक है, अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करते तो आपका आंसर आ जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4। फोर्थ में क्या, मंत्री पर सामूहिक रूप से इस सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत है, क्योंकि वहां भी संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली जहां भी होगी वहां क्या होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला है देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में रख लो। देखो फर्स्ट पास द पोस्ट है, द्वितीय बैलेट प्रणाली, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली है, पार्टी सूची है। इधर दिया हुआ जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, USA है, फ्रांस है। फर्स्ट पास द पोस्ट किसमें, ए का हम थर्ड करेंगे। ठीक है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, एक से आपका आता, हाँ एक से ही आपका आंसर आ जाता, बट हम मैच करते ए का थर्ड। फिर द्वितीय बैलेट प्रणाली आपका फ्रांस हो गया, अतिरिक्त सदस्य आपका जर्मनी हो जाएगा और पार्टी सूची हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है,
अगला है संरचनात्मक कार्यवाद मूल्यतः तो जांच पड़ताल का एक ढांचा है। ठीक है, अगला है एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थाएं की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17 है। तो 17 में क्या बोला जा रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, बिल्कुल सब कोई जानते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी है जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना करती है। तो बिल्कुल सही और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसलिए सबसे शक्तिशाली है। क्वेश्चन है हमारा 18 में हमें मैच करना है। ठीक है, मैच नहीं करना, इसमें कौन सा सही है। निम्नलिखित में से युग में कौन सा मिलान सही किया गया है। आश्रयता का सिद्धांत समीर अमीन, विकास का सिद्धांत लुसियन फ्राई, परायपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा, इसी को हमें एलिमिनेट कर देते हैं ये। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बाकी तीनों सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन अभिलक्षण भारत और यूके के सर्वमान्य मतलब दोनों में एक समान है। संसद की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, द्विसदनीय पद्धति, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो सबसे पहले आप यहाँ संसद की नहीं संविधान की, तो लिखित संविधान तो वहाँ है नहीं। तो अगर आप सेकेंड एलिमिनेट करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पता है वहाँ भी द्विसदन है और यहाँ भी द्विसदन है, ठीक बात है। फिर और ये ही वहाँ भी होता है। संसद की सर्वोच्चता कहाँ पे, ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं। अगला है किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया है। बहुसंख्यक एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। तो ये बोले थे डुवर्जर्स एंड लापलम्बरा का ये है। ठीक है, ये सब कोटेशन जो है वो आप एक जगह लिख सकते हो। यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना। तो ये था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ठीक है, अगला है रैल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो साधक। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। तो ये कथन किसका है, ये है रॉबर्ट मेल्सन और हार्वर्ड वॉल्फ का। क्या है कथन, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन ठीक है इनका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है। क्षेत्रीय दलों का, इसमें मैच ये है, आंसर इसका है 1, 2 एंड 4। तो देखो थर्ड, आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानीय इकाई के रूप में किया, इसी को आपको हटाना था। बाकी अल्पसंख्यक राष्ट्रों में राष्ट्रीय रहित राष्ट्रों का राजनीतिकरण। अगला है और है देखते हैं। राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण और कल्याणकारी राज्य में कसौटी के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी। अगला है कथन है, एक कोटेशन दिया गया है, कोटेशन में पढ़ती हूँ। अंतर विवाही गुट या अंतर विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो अनुवांशिक रूप में उस समूह के सदस्य हों, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्साह का दावा पेश करने के लिए
या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं या सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने। तो ये ई ब्लंट का है, ई ब्लंट का है। तो जाति को परिभाषित करते हुए ई ब्लंट ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अंतर विवाहिक गुट या अंतर विवाह गुट समूह जिसका एक जैसा नाम हो, जो अनुवांशिक गुट समूह में उस समूह के सदस्य हों जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग बने। अब ये सब आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, कितना भी आप कहीं से पढ़ाई कर लो बट ये नहीं मिलने वाला, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 26। भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। कौन कौन से हैं? फिरोज खां नूर है, सर जफर उल्लाह खां है, डॉक्टर जयशंकर हैं, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो ये टी कृष्णमाचारी ने कहा था। अगला है, बुक है और इधर थिंकर है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, इंडियन ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। तो इसको मैच करते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, फिर हो जाएगा बी में 3rd इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, पामेल स्मिथ का है, फिर है सी में 2nd टीबी सत्यमूर्ति का, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, और थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म है आपका स्मिथ का, एंथनी डी स्मिथ का। तो इसका राइट आंसर, चलो इसको तो हटाओ, इसको तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति का संबंध भारत की ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ये था बीबी गिरी का, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित है? तो ये सिक्किम में है। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों किस, ये 3 शक्तियां राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण पारस्परिक प्रतिद्वंदी शक्ति सापेक्षिक और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन इनमें सामंजस्य कभी नहीं होता है। तो ये है एरी एम कैकोविज। राज्य सरकार का अंकेक्षण है, तो केंद्र का विषय। अवधि समापन, लैप्स के नियम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का आरंभ किया जाता है? तो संविधान के आर्टिकल 312। कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, अखिल भारतीय, तो भारतीय विदेश सेवा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा कौन कौन से? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? तो कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है, ये वाला नहीं होता, सुनिश्चित नहीं करता, ये वाला नहीं है पूछा जा रहा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला भारत, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व की टिप्पणी करते हुए किस नेता ने कहा कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता तो भारत के मैदानी भाग सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे, तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी छा जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अब है आपका लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया? तो ये J.M. फिफ्नर ने किया था। देखो क्या, फिर से मैं बोलती हूँ, क्या है कथन? अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन
और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है, तो फिफ्नर ने किया है। अगला है, किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया है? तो 1992, ठीक है। अगला, किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है? तो ये ब्यूरो कहलाती है, ऑप्शन सी। अब देखो मैच करना है। FW बिलोबी है, मैरी पार्कर फॉलेट है, मूने एंड रीले है, हेनरी फ्योल है, ठीक है। तो आपका पहला प्रिंसिपल वाला हो जाएगा, ये इनका हो जाएगा बिलोबी का, ए का फर्स्ट, नहीं ए का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम है, ये वाला थर्ड हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड आपका इसमें ही है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा। और बी में 4 क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फिर मूने रिले का आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल हो जाएंगे ये इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला है क्वेश्चन, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी है? तो ये ब्लैक एंड मुटर ने दिया है। अगला है, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक तत्व होते हैं, क्योंकि विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है, ट्रांसनेशन कॉरपोरेशन, और इधर देश है टोयोटा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आउट ऑफ, देखो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सॉरी मैंने सही लगा, नहीं रुक जाओ, ए का है, सी है ना आंसर इसका, ए का है आपका ए का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का है आपका थर्ड, और डी का है फोर्थ। अगला है, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर वेस्ट एशिया। तो क्या करना है, रीजनल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब मैच ही किया हुआ है। इकोनॉमिक्स फॉर यूरोप स्विट्जरलैंड है, इकोनॉमिक्स फॉर अफ्रीका इथोपिया है, इकोनॉमिक्स लैटिन अमेरिका चिली होगा, और इकोनॉमिक्स वेस्ट एशिया इराक होगा। अगला, किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया गया है? तो भारत और सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया था? तो ये थे जिया उल हक, बाकी इन्होंने लिया था, जापान के लिए थे, इंदिरा गांधी ली थी, और ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादार बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों को पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई, क्योंकि भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरता के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशियाई नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। तो ठीक है, सही स्पष्टीकरण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा वो क्वेश्चंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल अगर हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, और जब भी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।